वेलकम टू PW ओनली IAS। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिल गई, बट दैट वाज नॉट एंड ऑफ हिस्ट्री, रादर इट वाज बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट आयरनी ये है कि यूपीएससी के सिलेबस में थोड़ा सा नज़रअंदाज रहती है और हमें इसकी तैयारी या पढ़ने का मौका तब मिलता है जब हम अमूमन अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं। उसके बावजूद हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें इसे कहाँ से और कैसे कवर करना है, इस कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाए और कैसे इसे अप्रोच किया जाए। लेकिन क्या हो कि हम 1 घंटे के भीतर ही एनिमेशन के जरिए पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस को बहुत ही स्मूथ तरीके से कवर कर लें। मुझे लगता है ये बहुत ही मज़ेदार होगा और समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम एनिमेशन के जरिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को बहुत ही कम समय में कवर करने वाले हैं। इसके पहले कि हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करें, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको IDMP के बारे में दे देता हूं। अगर आप प्रीलिम्स और मींस की प्रिपरेशन में एक प्रॉपर शेड्यूल और डिसिप्लिन के साथ तैयारी करना चाहते हैं विद प्रैक्टिस, तो IDMP आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम होता है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। यहाँ पर MCQs और मींस के आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस के साथ प्रिपरेशन करवाई जाती है। IDMP प्रोग्राम प्रीलिम्स और मींस दोनों को कवर करता है। यहाँ पर 4 फेज में वेल प्लान्ड शेड्यूल के जरिए आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। इस पूरे प्रोग्राम में 168 प्रीलिम्स के टेस्ट होते हैं, 171 मेंस के टेस्ट होते हैं, आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग के सेशंस होते हैं। प्रहार की जो 14 बुकलेट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। CSAT का मॉड्यूल होता है, NCERT का होता है, रेगुलर मेंटरशिप होती है और जो भी टेस्ट आपके होते हैं उनको बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ इवेलुएट किया जाता है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं और ऑफलाइन में कोर्स अवील करना चाहते हैं, वो ओल्ड राजेंद्र नगर के सेंटर पे अपने टेस्ट दे सकते हैं, जबकि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो मुखर्जी नगर सेंटर पे अपने ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट को आप पोर्टल पे अवेल कर सकते हैं, उनका इवेल्युएशन भी ऑनलाइन मोड में ही होता है। तो ये तो जानकारी रही IDMP प्रोग्राम के बारे में। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी को। दोस्तों, एक बार विंस्टन चर्चिल ने इंडिपेंडेंट इंडिया का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए कहा था कि वंस द ब्रिटिश लेफ्ट द सबकॉन्टिनेंट, India will fall back quite rapidly through the centuries into the barbarism and privation of the Middle Ages. और दोस्तों, अब आयरनी देखिए कि पिछले ही साल इंडिया यूके को पीछे करते हुए वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के समय इंडिया का पुअर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वालों में विंस्टन चर्चिल अकेले नहीं थे और चर्चिल की तरह बहुत सारे वेस्टर्न लीडर्स ने ये प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया जैसा एक डाइवर्स और पुअर कंट्री बिना वेस्टर्न हेल्प के ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन उन सारी प्रेडिक्शंस को गलत ठहराते हुए इंडिया आज ना सिर्फ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बल्कि एक इमर्जिंग सुपर पावर भी है। लेकिन दोस्तों, अपने 75 ईयर्स से भी ज़्यादा की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में इंडिया ने कई सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। हालांकि इंडिया के लिए शुरू में सब इतना आसान नहीं था। 200 सालों के एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल रूल और इंडिपेंडेंस के समय रिलीजियस लाइन पर कंट्री का डिवीजन होना इंडिया के लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं था। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन और डेडिकेशन के साथ इंडियंस ने 75 ईयर्स के टाइम स्पैन में अपनी और अपने देश की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख दिया है। तो कैसे हुआ ये सब? कैसे इंडिया ने अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए प्रोग्रेस किया और अपने आप को एक इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इंडिया के 75 ईयर्स की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की तरफ, जहां हम इंडिया के हर एक माइलस्टोन और चैलेंज को क्लोजली एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका PW ओनली IAS में। चलिए शुरुआत करते हैं 15 अगस्त 1947 के उस हिस्टोरिकल दिन से, जब ब्रिटिश राज का सनसेट हुआ और इसी के साथ इंडिया के लिए 200 सालों के लंबे सब्जुगेशन और ऑपरेशन का भी एंड हुआ। 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट में इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 देशों का इंडिपेंडेंस होना देखा, जिसकी बहुत ही भारी कीमत दोनों ही देशों को चुकानी पड़ी। और इसी रात कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पोजीशन को होल्ड करते हुए स्पीच में कहा, We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और बस यहीं से सफर शुरू हुआ एक एक्सप्लॉइटेड और स्कार्स लेडन कंट्री के वर्ल्ड स्टेज पर फिनोमिनल इमर्जेंस का। पार्टीशन ऑफ इंडिया।
तो चलिए सबसे पहले चलते हैं समय के उस दौर में जब 15 अगस्त 1947 को फर्स्ट डे ऑफ फ्री इंडिया की तरह सेलिब्रेट किया गया था और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के रेड फोर्ट के लाहौरी गेट पर इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था। पर इंडिपेंडेंस के साथ जहां एक तरफ सेलिब्रेशन चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ पार्टीशन के अगली कॉन्सिक्वेंसेस लाखों लोगों को भुगतने पड़ रहे थे। मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई 2 नेशन थ्योरी के नतीजतन पंजाब और बंगाल की बाउंड्रीज डिमार्केट करना एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज था, जिसके लिए ब्रिटिश जूरिस्ट रैडक्लिफ के साथ 4 और मेंबर्स की एक कमीशन सेटअप की गई थी। रैडक्लिफ कमीशन ने बहुत ही लिमिटेड नॉलेज, आउटडेटेड मैप्स, सेंसेस और बाकी रिलेटेड मटेरियल्स यूज करते हुए सिर्फ 6 वीक्स में ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट 12 अगस्त को ही रेडी हो गई थी, पर लॉर्ड माउंटबैटन ने इंटेंशनली उसे 15 अगस्त के बाद पब्लिक किया, जिससे पार्टीशन के कंसिक्वेंसेस और रिपरकशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्रिटिशर्स पर ना आ जाए। पर कहा जाता है कि इंडिया का पार्टीशन हिस्ट्री के वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लान्ड और ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन था, जिसमें लगभग 14.5 मिलियन लोगों ने रिलेटिवली एक सेफर कंट्री की उम्मीद में बॉर्डर क्रॉस किया था। पर अफसोस, पार्टीशन से सिर्फ कम्युनल राइट्स, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स, कम्युनलिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखने को मिले। और अगर कम्युनल राइट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग बॉर्डर के दोनों साइड से लगभग 2 to 10 लाख लोगों ने माइंडलेस कम्युनल राइट्स में अपनी जान गंवा दी। रिलीजियस वायलेंस उस समय इतना ज्यादा था कि लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसी वाइब्रेंट सिटीज को इन एट्रोसिटीज और किलिंग्स के लिए कम्युनल जोन्स तक बुलाया जाने लगा। और बॉर्डर के दोनों साइड से निकले लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में टेम्पररी शेल्टर लेना पड़ा था। पर बात सिर्फ बेघर होने की नहीं थी, इसका सबसे वर्स्ट कंसिक्वेंस विमेन को फेस करना पड़ा, क्योंकि हजारों वुमेन को उस दौरान रेप और एब्डक्शन के साथ साथ वर्स्ट जेंडर वायलेंस का सामना करना पड़ा था। और ऐसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए ना तो इंडिया रेडी था, ना ही पाकिस्तान, क्योंकि पार्टीशन सिर्फ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज और एसेट्स या कंट्री के पॉलिटिकल डिवीजन का नहीं था, बल्कि एक मैसिव पॉपुलेशन का भी था। और इतनी मैसिव पॉपुलेशन के ट्रांसफर के लिए रेडी ना होने के नतीजतन सिचुएशन और केओटिक हो गई। हालांकि पाकिस्तान के फॉर्मेशन का बेसिस से रिलीजन था, बट इंडिया में पार्टीशन ने हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच एक सीवियर स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट कर दिया, जिसका असर आज तक इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हो रहे कम्युनल फॉल्ट लाइन्स के रूप में विजिबल है। और ये तो बात हुई पार्टीशन के कंसिक्वेंसेस की। अब नजर डाल लेते हैं न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने खड़े मेजर चैलेंजेस की तरफ, जिन्हें इमीडिएट, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इमीडिएट चैलेंजेस। सबसे पहले इमीडिएट प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स का टेरिटोरियल और फुल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन भी एक मेजर चैलेंज था। और इसके बाद पार्टीशन के साथ अकम्पनिंग कम्युनल राइट्स और पाकिस्तान से माइग्रेटेड लगभग 6 मिलियन रिफ्यूजीज का रिहैबिलिटेशन, फिर पाकिस्तान से वॉर अवॉइड करने की नीड और कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी भी एक सीरियस चैलेंज था। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का रेस्टोरेशन और पार्टीशंस ब्रेकडाउन हुए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्टेबिलिटी इंश्योर करना भी वन ऑफ द इमीडिएट प्रॉब्लम्स में से एक था। इमीडिएट चैलेंजेस के बाद जो मीडियम टर्म चैलेंजेस थे वो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक और सिविल लिबर्टेरियन पॉलिटिकल ऑर्डर को बिल्ड करना और रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करना, और साथ ही लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू सेमी फ्यूडल अग्रेरियन ऑर्डर को भी अबॉलिश करना इंडिया के लिए मीडियम टर्म गोल्स में शामिल था। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चैलेंज था नेशनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन जैसे कई एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना। दोस्तों, ये तो बात हुई इंडिया के सामने खड़े उन फॉर्मिडेबल चैलेंजेस के बारे में, और आइए अब एक एक करके इन्हें डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, द जीनियस ऑफ सरदार पटेल। दोस्तों, कॉलोनियल इंडिया की लगभग 40% टेरिटरी रफली 565 प्रिंसली स्टेट्स में ऑक्यूपाइड थी, जो कि लोकल किंग्स और प्रिंसेस द्वारा रूल किए जाते थे। हालांकि ये इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर ही आते थे, पर इन्हें ब्रिटिश पैरामाउंसी सिस्टम के अंडर कुछ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दी जाती थी। इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें गुजरात में लोकेटेड बिलबरी जैसे टाइनी स्टेट्स भी शामिल थे, जहां लगभग 27 लोग ही रिसाइड करते थे, और लगभग इटली के साइज का हैदराबाद जैसे बड़े प्रिंसली स्टेट्स भी एग्जिस्ट करते थे, जिनकी पॉपुलेशन 14 मिलियन थी। हालांकि 3 जून प्लान और एटली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस के बाद इन प्रिंसली स्टेट्स के पास इंडिया या पाकिस्तान यानी दोनों में से किसी भी एक डोमिनियन को चूज करने का ऑप्शन था। लेकिन इस पूरी स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग मोड तब आ गया जब 27 जून 1947 को सरदार पटेल ने न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज अज्यूम करते हुए सेक्रेटरी वीपी मेनन से कहा, द सिचुएशन हेल्ड डेंजरस पोटेंशियलिटीज and that if we do not handle it promptly and effectively, our hard-earned freedom might disappear through the state's door.
और इसके बाद उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स की पेट्रियोटिक फीलिंग्स को अपील करते हुए इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। इस डायरेक्शन में पहला स्टेप था इन लोकल किंग्स और प्रिंसेस को सीरीज ऑफ लंच पार्टीज में इन्वाइट करना, जहां उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को इंडिया की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में कांग्रेस की हेल्प करने को पूछा। इसके बाद उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर रहे मेजर 3 सब्जेक्ट्स डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स के फील्ड में इंडियन डोमिनियन ज्वाइन करने का प्रपोजल दिया। प्रपोजल के साथ ही उन्होंने एनार्की और केओस का इम्प्लाइड थ्रेट भी दिया कि वो 15 अगस्त 1947 के बाद आ रहे केओस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, और सरदार पटेल की इन्हीं ग्रेट स्किल्स, परसुएसिव अप्रोच, मास्टरफुल डिप्लोमेसी करते हुए हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन डोमिनियन में इंटीग्रेट करने में सक्सेसफुल रहे। पटेल के ग्रेट एफर्ट से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने विजडम, रियलिज्म और पेट्रियोटिज्म दिखाते हुए कंस्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन की और कुछ इसे ज्वाइन करने से दूर रहे। और इसके बाद सरदार पटेल का नेक्स्ट स्टेप था माउंटबैटन को इंडिया के फेवर में एक्ट करने के लिए कन्विंस करना, और 15 जुलाई के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्पीच में माउंटबैटन प्रिंसेस को परसुएट करने में सक्सेसफुल हुए। दोस्तों, माउंटबैटन की स्पीच को इंडिया में प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, क्योंकि इसके बाद वर्चुअली सारे स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया एक्सेप्ट फॉर 3 स्टेट्स जो कि थे जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। और इनके इंटीग्रेशन की कहानी खुद में ही एक ह्यूज टास्क थी, और इसके चलते आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। जूनागढ़। तो दोस्तों, जूनागढ़ इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड सौराष्ट्र के कोस्ट पर लोकेटेड एक स्मॉल स्टेट था, और इसकी लोकेशन कुछ ऐसी थी कि ये पाकिस्तान से किसी भी तरह की जोग्राफिकल कनेक्टिविटी नहीं रखता था। हालांकि इसके बावजूद 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन अनाउंस कर दिया, जबकि स्टेट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी और वो इंडिया में ज्वाइन होना चाहती थी। और दोस्तों, हद तो तब हुई जब एक तरफ लोगों के प्रेफरेंस को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान ने जूनागढ़ का एक्सेशन एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरी तरफ जूनागढ़ की जनता रूलर के डिसीजन के खिलाफ हो गई, और नतीजतन जूनागढ़ के लोगों द्वारा एक पॉपुलर मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया, और इस मूवमेंट के प्रेशर के कारण नवाब को वहां से भागना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि भागते वक्त नवाब ने अपनी बेगम से ज्यादा प्रायोरिटी अपने पेट डॉग्स को दी थी। नवाब के भागने के बाद जूनागढ़ में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई, और आपको बता दें कि जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो, जो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के फादर थे, उन्होंने इस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवीन करने के लिए इन्वाइट किया, जिसके बाद इंडियन ट्रूप्स ने जूनागढ़ की तरफ कूच किया। फाइनली फरवरी 1948 में प्लेबिसाइड के थ्रू जूनागढ़ की जनता ने इंडिया को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, और इस तरह से जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बना। और जूनागढ़ के बाद आइए अब बात करते हैं इंडिया की लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट यानी हैदराबाद के इंडियन एक्सेशन की कहानी के बारे में। दोस्तों, हैदराबाद के अनजस्ट और टायरेनिकल निजाम ने मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और MIM काउंसिल ऑफ यूनियन ऑफ मुस्लिम्स नाम की एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की, और इस पार्टी ने इंडिया से इंटीग्रेट ना होकर एक मुस्लिम डोमिनियन सेटअप करना चूज किया। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मानिया अली हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे, पर सरदार पटेल ने ये स्ट्रिक्टली क्लियर कर दिया कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के खून पसीने से बने इस इंडियन यूनियन को डिस्ट्रॉय करता एक आइसोलेटेड स्पॉट इंडिया बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। जिसके बाद नवंबर 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निजाम के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत मर्जिंग के मैटर्स को नेगोशिएट करने के लिए निजाम द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया गया। यहाँ मर्जिंग पर डिस्कशन की बात हो रही थी, और वहाँ निजाम दूसरे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए थे। उन्होंने माउंटबैटन के फ्रेंड ब्रिटिश लॉयर सर वॉल्टर मॉन्कटॉन को अपने बिहाफ पे इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने के लिए कहा। नेगोशिएशन का सिलसिला लंबा चलता रहे, ताकि इस बीच निजाम को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने का मौका मिल सके, और इस मिलिट्री पावर का यूज कर निजाम इंडिया से अपनी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करवाना चाहते थे, या फिर कश्मीर की वजह से पैदा हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। पर माहौल और अनस्टेबल तब हुआ जब इसी दौरान ऑफिशियल हेल्प से स्टेट में मिलिटेंट मुस्लिम कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और इसके पैरामिलिट्री विंग रज़ाकार्स का रैपिड ग्रोथ हुआ। आपको बता दें कि 7 अगस्त 1947 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने निजाम पर डेमोक्रेटाइजेशन फोर्स करने के लिए एक पावरफुल सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, जिसके नतीजतन लगभग 20,000 सत्याग्रहीज को जेल भेज दिया गया। और इतना ही नहीं, रज़ाकार्स के अटैक और स्टेट अथॉरिटीज के रिप्रेशन से हजारों लोग स्टेट से भाग निकले और इंडियन टेरिटरीज में टेम्पररी कैंप्स में शेल्टर ले लिया, जिसके बाद स्टेट कांग्रेस मूवमेंट ने भी आर्म्स का सहारा लिया था। और इसी के बाद
1946 के लेटर हाफ में तेलंगाना रीजन में कम्युनिस्ट लेड एक पावरफुल पेजेंट मूवमेंट डेवलप हो चुका था, जिसे सीवियर स्टेट रिप्रेशन का सामना करना पड़ा। पर इसके जवाब में पेजेंट स्क्वाड्स ने रजाकार्स के अगेंस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइज किया, जिससे इस मूवमेंट ने फिर से जोर पकड़ा। और फिर जून 1948 तक सरदार पटेल निजाम के नेगोशिएशन की ड्रैगिंग और इंटेंशन से इम्पेशेंट हो चुके थे और देहरादून में अपने सिक बेड से ही उन्होंने नेहरू को लेटर लिखते हुए हैदराबाद को इंडिया में मर्ज करने के लिए एक मिलिट्री एक्शन की एडवाइस दी। पटेल के थॉट्स हैदराबाद को लेकर काफी क्लियर थे और उन्होंने इंडिपेंडेंट हैदराबाद की पॉसिबिलिटी के बारे में कहा था, द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट हैदराबाद इज एन अल्सर इन द हार्ट ऑफ इंडिया विच हैड टू बी रिमूव्ड सर्जिकली। और बस फिर पटेल की एडवाइस फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया और ऑपरेशन शुरू होने के सिर्फ 3 दिन के अंदर ही निजाम ने सरेंडर कर दिया और फाइनली नवंबर में हैदराबाद इंडियन यूनियन का पार्ट बना। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने निजाम को जेनरोसिटी दिखाते हुए कोई पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि उनको फॉर्मर रूलर ऑफ स्टेट या राज प्रमुख का पोजीशन देते हुए 5 मिलियन रुपीस का प्रिवी पर्स दिया और उन्हें उनके इमेंस वेल्थ का पोजीशन भी अलाउ किया। और हैदराबाद का एक्सेशन इंडियन सेक्युलरिज्म का एक इंपॉर्टेंट एपिसोड माना जाता है, क्योंकि ना ही सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ने निजाम के अगेंस्ट होकर एंटी निजाम स्ट्रगल को ज्वाइन किया, बल्कि पूरी कंट्री के मुस्लिम्स ने पाकिस्तान और निजाम के अगेंस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी और एक्शन को आगे बढ़कर सपोर्ट किया। 28 सितंबर को सरदार पटेल ने जॉयफुली पाकिस्तान के फेमस बैरिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी को लिखा, On the question of Hyderabad, the Indian Union Muslims have come out in open on our side and that has certainly created a good impression in the country. और दोस्तों, हैदराबाद के बाद अब हम बात करते हैं इंडिया के सबसे ट्रबल एक्सेशन यानी जम्मू एंड कश्मीर के एक्सेशन की। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बॉर्डर शेयर करता एक प्रिंसली स्टेट था, जिसके रूलर हरि सिंह ने जूनागढ़ और हैदराबाद की तरह ही ना इंडिया ज्वाइन किया और ना ही पाकिस्तान। और दोस्तों, इंटरेस्टिंगली हरि सिंह एक हिंदू रूलर थे और कश्मीर की लगभग 75% पॉपुलेशन मुस्लिम थी। और उस समय इंडिया की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान के मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनलिज्म से डरकर उन्होंने ये चाहा कि वो दोनों से ही अलग रहकर एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह अपनी पावर प्रिजर्व करें। और यहाँ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो उन्होंने कश्मीर के साथ भी जनरल अप्रोच रखा और कश्मीरी लोगों पर यह डिसीजन छोड़ दिया कि उन्हें इंडिया ज्वाइन करना है या पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के एक्सेशन के इशू पर न सिर्फ प्लेबिसाइड के प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर एक ऑफेंसिव अटैक लॉन्च किया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फॉर्मेशन के कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान ने 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स द्वारा अनऑफिशियली लेड कई पठान ट्राइब्समैन को कश्मीर इन्वेड कर कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर कैप्चर करने के लिए भेज दिया। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की वेल ट्रेन्ड मिलिशियास और मिलिट्री कमांडर्स के कंपैरिजन में महाराजा हरि सिंह की अनट्रेन्ड आर्मी कुछ भी नहीं थी। और सिचुएशन की ग्रेविटी को एंटिसिपेट करते हुए 24 अक्टूबर को महाराजा ने इंडिया को मिलिट्री असिस्टेंस के लिए अप्रोच किया। और इस स्टेज पर भी जवाहरलाल नेहरू बिना जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की इच्छा जाने एक्सेशन के फेवर में नहीं थे। लेकिन लॉर्ड माउंटबैटन ने उन्हें यह पॉइंट आउट किया कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर फॉर्मल एक्सेशन के बाद ही इंडिया अपने ट्रूप्स कश्मीर में भेज सकता है। और साथ ही शेख अब्दुल्ला और सरदार पटेल ने भी नेहरू को जम्मू एंड कश्मीर के एक्सेशन के लिए इंसिस्ट किया, जिसके बाद 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना दिया और शेख अब्दुल्ला को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनाने के लिए भी एग्री किया। और दोस्तों, आज भी 26 अक्टूबर को कश्मीर एक्सेशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और महाराजा दोनों ही फर्म और परमानेंट एक्सेशन चाहते थे, पर इंडिया ने डेमोक्रेटिक कमिटमेंट से अपनी कन्फॉर्मिटी मेंटेन करते हुए माउंटबैटन की एडवाइस के साथ ये अनाउंस किया कि एक बार वैली में पीस और लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो जाए तो रेफरेंडम कराया जाएगा। और इसी तरह 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी रेडर्स के अगेंस्ट बैटल ज्वाइन करने के लिए लगभग 100 इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स के द्वारा इंडियन आर्म्ड ट्रूप्स और वेपन्स को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर पहुंचाया गया, जिसके बाद सबसे पहले इंडियन ट्रूप्स द्वारा श्रीनगर को सिक्योर किया गया और फिर इंडियन आर्मी ने रेडर्स को वैली से ड्राइव आउट करने के लिए इंटेंस ऑफेंसिव ऑपरेशंस लॉन्च किए। हालांकि स्टेट के कुछ पार्ट्स पर उनका कंट्रोल रह ही गया, जिसकी वजह से महीनों तक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रही और पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड इस एरिया को आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इन सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वॉर के डेंजर को देखते हुए माउंटबैटन की सजेशन पर 30 दिसंबर 1947 को इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर के प्रॉब्लम को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर कर दिया।
और जवाहरलाल नेहरू को इस डिसीजन को बाद में रिग्रेट करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान द्वारा अग्रेशन को नोट ना करके ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा यूएनएससीआई ने पाकिस्तान का साइड लिया और इंडिया की कंप्लेन को इग्नोर कर कश्मीर क्वेश्चन को इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट का नाम दे दिया। और इसके बाद यूएनएससी द्वारा कई रेजोल्यूशन पास किए गए, बट अल्टीमेटली इनमें से एक रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही 3 दिसंबर 1948 को सीज फायर एक्सेप्ट किया, जो आज तक लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी पर फोर्स में है। और दोस्तों 1941 में यूएन ने एक और रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह मेंशन किया गया कि जब पाकिस्तान कश्मीर कंट्रोल्ड एरिया से अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लेगा तब यूएन सुपरविजन के अंडर एक रेफरेंडम कराया जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली ये रेजोल्यूशन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक आजाद कश्मीर कहे जाने वाले उस रीजन से अपनी फोर्सेस विड्रॉ नहीं की और इसीलिए इतने सालों के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच कश्मीर एक ट्रिगर पॉइंट बनकर रह गया है। और दोस्तों आपको यहाँ बता दें कि फरवरी 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने विजयलक्ष्मी पंडित को लेटर लिखकर यूएन से अपने डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करते हुए कहा था, I could not imagine that the Security Council could possibly behave in the trivial and partisan manner in which it functioned. These people are supposed to keep the world in order, and it is not surprising that the world is going into pieces. The United States and Britain have played a dirty role, and Britain probably being the chief actor behind the scenes. इसके इमीडिएटली बाद फ्री इंडिया में टेरिटोरियल कंसोलिडेशन के लिए 2 प्रोसेसेस यूज किए गए जो कि थे इंटीग्रेशन और मर्जर। दोस्तों जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन करके एक बड़ा स्टेट क्रिएट किया जाता था तो इसे इंटीग्रेशन का नाम दिया गया था, और जब एक वाइबल साइज के स्टेट को क्रिएट करने के लिए छोटे प्रिंसली स्टेट्स को नेबरिंग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से मर्ज किया जाता था तो उसे मर्जिंग कहा जाता था। और इन्हीं इंटीग्रेशन और मर्जन के नतीजतन 216 प्रिंसली स्टेट्स मर्ज किए गए थे जिन्हें पार्ट ए स्टेट्स कहा जाता था। और इसके बाद 275 स्टेट्स इंटीग्रेट कर नए वाइबल स्टेट्स बनाए गए थे जिन्हें पार्ट बी स्टेट्स कहा जाता था। और 61 प्रिंसली स्टेट्स जो इन दोनों की कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं थे उनको पार्ट सी स्टेट्स कंसिडर किया गया, और इसके अलावा अंडमान और निकोबार को पार्ट डी की सेपरेट कैटेगरी में डाला गया। दोस्तों आपको बता दें ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इफेक्ट में आने से पहले किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के बाद ये 4 पार्ट्स के स्टेट्स कुछ ऐसे थे। पार्ट ए स्टेट्स असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और वेस्ट बंगाल। और पार्ट बी स्टेट्स थे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, राजस्थान, सौराष्ट्र और ट्रावनकोर कोचीन। और पार्ट सी स्टेट्स थे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश। और पार्ट डी स्टेट्स थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दोस्तों इंडियन स्टेट्स का ये अरेंजमेंट टेम्परेरी था और इसे मेनली पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, और बाद में कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण इसे भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। और इसी दौरान लोगों के बीच लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के डिवीजन की फीलिंग भी बढ़ने लगी थी। दोस्तों इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स की डिमांड कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट की डिमांड केवल इंडिपेंडेंस के बाद ही एग्जिस्टेंस में आई थी। लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करने का प्रोविजन सबसे पहले 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में रखा गया था। और लीडर्स की बात करें तो एनी बेसेंट ने इस आइडिया का अपोज भी किया था, पर बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी इसके फेवर में थे क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि लिंग्विस्टिक सेंसिबिलिटी मास ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल होगी। और यहाँ तक कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने 1920 के नागपुर सेशन में ऑफिशियली लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट किया था। और 1927 में इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के सामने भी कांग्रेस लीडरशिप ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के फॉर्मेशन का सपोर्ट करते हुए उत्कल, आंध्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स क्रिएट करने के सजेशन दिए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि 1928 में लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के फॉर्मेशन को नेहरू कमेटी की भी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, और 1946 में कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर प्रोविंसेस क्रिएट करने के प्रोमिसेस मेंशन किए गए थे। और दोस्तों ये तो थी इंडिपेंडेंस से पहले की एक ब्रीफ हिस्ट्री, पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कंट्री के वेरियस पार्ट से लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स करने की पॉपुलर डिमांड बढ़ने लगी, और कई जगह तो ये डिमांड वायलेंट भी होने लगी थी। लीडर्स इस प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड को समझ चुके थे, और इस पॉइंट तक आते आते यानी इंडिपेंडेंस के बाद गांधी और अंबेडकर ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के क्रिएशन को अपोज करना शुरू कर दिया था। और 1948 में लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए JVP कमेटी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारमैया की 3 मेंबर्स कमेटी का फॉर्मेशन किया गया।
और जेवीपी कमेटी अपने रिपोर्ट में लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट रही, किंतु लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हुए और लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन की डिमांड कंटिन्यूड रही। और इसके बाद इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 17 जून 1948 को एक और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जस्टिस एस.के. धर की चेयरमैनशिप में अपॉइंट किया गया और चेयरमैन धर के ऑनर में इस कमेटी को धर कमीशन भी कहा गया। और दिसंबर 1949 में धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर हो, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर। और इस सजेशन को यूनियन कैबिनेट द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया और इसी तरह लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन के आइडिया को दोनों कमिटियों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। द क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट, द फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लेकिन दोस्तों, तेलुगु स्पीकिंग लोगों की तरफ से एक सेपरेट तेलुगु स्टेट की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड उस समय सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्सेस में से एक थी। पर इस सिचुएशन की गंभीरता तब और बढ़ गई जब वेटरन कांग्रेसमैन पोथिसिरी रामुलु ने 19 अक्टूबर 1952 में पास्ट ऑन टू डेथ का रेजोल्यूशन लिया और लगभग 56 डेज तक पास्ट करने के बाद 15 अक्टूबर 1952 को उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, उनकी डेथ से एक लार्ज स्केल वायलेंस ट्रिगर हुआ और नतीजतन पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर 1 अक्टूबर 1953 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश की क्रिएशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और लिंग्विस्टिक बेसिस पर इंडिया का फर्स्ट स्टेट आंध्र स्टेट फॉर्म हुआ। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यह आंध्र स्टेट है, ना कि आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर हुआ था। लेकिन दोस्तों, आंध्र स्टेट के क्रिएशन ने पूरी कंट्री में एक चेन रिएक्शन ट्रिगर कर दिया था और इंडिया के अलग अलग पार्ट के लोग अपनी डिमांड और भी वोकली एक्सप्रेस करने लगे, जिसे रेजिस्ट करना पॉलिटिकल लीडरशिप के कंट्रोल में नहीं था। और इसीलिए 22 दिसंबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म किया, जिसके हेड थे जस्टिस फजल अली। और दोस्तों, 30 सितंबर 1955 को फजल अली कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करते हुए कंट्री को 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज में रीऑर्गेनाइज करने के लिए रिकमेंडेशन दिया। हालांकि सरकार द्वारा कमीशन के सारे रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किए गए थे, पर कंट्री को पार्ट ABCD के डिवीजन को डिस्कार्ड कर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की 2 कैटेगरीज में फॉर्म करने के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इसी तरह 1 नवंबर 1956 को इंडियन पार्लियामेंट द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया और इंडियन यूनियन को 14 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। और दोस्तों, आइए अब इस एक्ट से पड़े इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो तेलुगु स्टेट आंध्रा को आंध्र प्रदेश रीनेम किया गया और इसके बाद बॉम्बे स्टेट्स को सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य प्रदेश के नागपुर डिवीजन के मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स और हैदराबाद के मराठवाड़ा रीजन के एडिशन से एनलार्ज किया गया। साथ ही बॉम्बे के सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट को मैसूर स्टेट में ट्रांसफर किया गया था। और दोस्तों, आगे चलकर 1960 में बॉम्बे स्टेट को स्प्लिट कर मॉडर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात फॉर्म किया गया था। केरला की बात करें तो इसे ट्रावनकोर कोचीन स्टेट और मद्रास स्टेट के मालाबार डिस्ट्रिक्ट के मर्जर और मद्रास स्टेट में ट्रावनकोर के सदर्न पार्ट कन्याकुमारी के एडिशन से फॉर्म किया गया था। फिर मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मर्ज कर मध्यम ग्राम प्रदेश फॉर्म किया गया था और साथ ही नागपुर डिवीजन के मराठी स्पीकिंग रीजन को बॉम्बे स्टेट में ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद मद्रास स्टेट की साइज रिड्यूस कर मालाबार डिस्ट्रिक्ट को न्यू स्टेट ऑफ केरला में ट्रांसफर कर दिया गया और ट्रावनकोर के सदर्न पार्ट कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट को इस स्टेट में ऐड किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि आगे चलकर 1969 में मद्रास से रीनेम कर इस स्टेट का नाम तमिलनाडु रख दिया गया। इसके अलावा मैसूर स्टेट को कूर्ग, सदर्न बॉम्बे और वेस्टर्न हैदराबाद के कन्नड़ा स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स के एडिशन से एनलार्ज किया गया था और मैसूर स्टेट को 1973 में कर्नाटका रीनेम कर दिया गया। फिर पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी पेप्सू को पंजाब स्टेट में मर्ज किया गया और इसी तरह राजपूताना डिस्ट्रिक्ट्स को भी राजस्थान का नाम दिया गया और इसमें अजमेर और मेवाड़ स्टेट के एडिशन से इसका साइज बड़ा किया गया। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर को यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया था। और आगे चलकर बॉम्बे को लैंग्वेज के बेसिस पर महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड किया गया, जिसके बाद भारत में 15 स्टेट्स हो गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1961 में इंडिया के 16th स्टेट का क्रिएशन हुआ, जब प्रेसिडेंट द्वारा नागालैंड में चल रहे पॉलिटिकल अनरेस्ट को स्टेबल करने के लिए नागालैंड टेरिटोरियल प्रोविजंस प्रोमलगेट किया गया और नागा हिल्स और ट्विनसांग एरिया को नागालैंड का नाम दिया गया। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए 1966 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज कर पंजाब और हरियाणा बनाया गया, जिसके बाद इंडिया में 17 स्टेट्स हुए।
और फिर 1971 में मणिपुर और त्रिपुरा को स्टेटहुड मिली और इसी साल असम के पार्ट रहे मेघालय को भी एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर 1975 में सिक्किम के एक्सेशन के बाद उसे इंडियन स्टेट का स्टेटस दिया गया और इसी तरह 1970s आते आते इंडिया के पास 22 स्टेट्स हो गए। और फिर 1987 में 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को स्टेट बनाया गया और 30 मई को गोवा को भी स्टेटहुड दी गई। साथ ही गोवा के नॉर्दर्न टेरिटरीज को तमिल एंड दीव के साथ मर्ज कर एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और फिर ईयर 2000 में 3 नए स्टेट्स फॉर्म किए गए जो थे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कार्व आउट करके एक नया स्टेट बनाया गया और नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश के हिली रीजन उत्तरांचल को कार्व आउट कर उत्तराखंड का नाम दिया गया और बिहार के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स को निकालकर झारखंड का क्रिएशन किया गया। और 2 जून 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से सेपरेट कर इंडिया का 29th स्टेट डिक्लेयर किया गया। और फिर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर की लीगल पोजीशन को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी में चेंज करने के बाद इंडिया में करंटली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और इनमें सबसे लेटेस्ट है दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाना। नेहरूवियन एरा। दोस्तों, ये तो हमने देख लिया कि किस तरह इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लीडर्स ने इंडिया जैसी वास्ट और 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को एक कंट्री में यूनिफाई किया। लेकिन आइए अब देखते हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में इंडियन पॉलिटिक्स में कौन से रिफॉर्म मेजर्स लिए गए जिससे इंडिया में डेमोक्रेसी की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हुई। चलिए शुरुआत करते हैं नेहरूवियन एरा से। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री नेहरू ने अपने 17 ईयर्स के टेन्योर में बहुत सारे रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए जिसकी वजह से उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक इंडिया कहा जाता है। नेहरूज इकोनॉमिक पॉलिसी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी पर पार्टीशन का बहुत बड़ा और एब्रप्ट इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा था जिससे इंडियन इकोनॉमी के लगभग सारे सेक्टर्स इफेक्ट हुए थे। और इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू लेड गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था रिफॉर्म्स और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इंडिया की पर कैपिटा इनकम को रेज करना। और उस समय इंडियंस की पर कैपिटा इनकम ₹265 थी जो आज बढ़कर 1,28,829 रुपीज हो चुकी है। नेहरू एक इकोनॉमिक मॉडर्निस्ट थे जो सोवियत इकोनॉमिक मॉडल से काफी इन्फ्लुएंस थे। उनका मानना था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही मास पॉवर्टी के अगेंस्ट बैटल जीती जा सकती है। और नेहरू जी के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव गांधी के इकोनॉमिक विजन से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी थे क्योंकि गांधी हाउस होल्ड प्रोडक्शन और सेल्फ सस्टेन रूरल इकोनॉमी के एडवोकेट थे। लेकिन नेहरू की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी सोवियत इकोनॉमी की तरह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर बेस्ड थी, जहां कंट्री के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए स्टेट का मेजर इंटरवेंशन नेसेसरी था। नेहरू एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ स्मॉल स्केल इकोनॉमिक एंटरप्राइज को भी डेवलप होते हुए देखना चाहते थे और उनके इकोनॉमिक मॉडल में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पब्लिकली ओन्ड और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव मॉडल में रन किए जाते थे। साथ ही इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को भी एडिक्वेटली अकोमोडेट किया गया था जिससे इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ हो सके। दोस्तों, नेहरू महालनोबिस इकोनॉमिक मॉडल नेहरू के फास्ट ग्रोथ और पॉवर्टी एलिवेशन के डुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक व्हीकल था और नेहरू का ये इकोनॉमिक मॉडल यूएसएसआर की प्लान्ड इकोनॉमी से काफी इन्फ्लुएंस था। इसी मॉडल के अंडर अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कई रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जिन्हें अब हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मेजर रिफॉर्म्स एंड देयर आउटकम्स। लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसी लाकर बिग लैंड होल्डिंग्स को अबॉलिश कर दिया, पर ज्यादातर लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव्स ओनरशिप पर लिमिटेशन लगाकर लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में फेल हुई। नेहरू जी के सबसे एम्बिशियस प्लान में से एक था इंडिया में लार्ज स्केल कोऑपरेटिव फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करना, पर नेहरू जी अपने इस विजन को रियलिटी में इम्प्लीमेंट जमींदारों के जबरदस्त विरोध के कारण नहीं कर पाए। और दोस्तों, ये वही मॉडल है जिसे चाइना ने बाद में इम्प्लीमेंट कर अपनी कंट्री साइड इकोनॉमी की पूरी रूपरेखा ही बदल कर रख दी थी। दोस्तों, 1950s के पार्शली सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट ने अपना ध्यान एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने और फूड सिक्योरिटी डेवलप करने में लगाया और अर्ली 1960s से ही इंडिया की ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एनहांस होने लगी, जो कई सारे इनिशिएटिव्स का कलेक्टिव इम्पैक्ट था, जैसे कि 1940s का ग्रो मोर ग्रेन्स कैंपेन, कल्टिवेशन के लिए लैंड एक्सपेंशन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट। हालांकि इसका ट्रू इम्पैक्ट नेहरू की डेथ के बाद
ग्रीन रेवोल्यूशन के फॉर्म में देखने को मिला, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। दोस्तों, ऐसा ही हमने पहले भी देखा है जब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी का पाथ चूज किया, जहां गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव और प्राइवेट सेक्टर एक साथ को एग्जिस्ट करता है। इंडियन इकोनॉमी के अर्ली ईयर्स में इन्वेस्टमेंट प्राइमरली स्टील, आयरन, कोल और पावर प्रोजेक्ट्स में इंश्योर करना गवर्नमेंट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी गोल्स थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज और प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम्स अडॉप्ट किए ताकि इन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट प्रमोट हो सके। और दोस्तों, अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो नेहरू के नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी ने इंडिया को दोनों ही ब्लॉक्स यूएस और यूएसएसआर से एड रिसीव करने में हेल्प किया, जिसके नतीजतन इंडिया अपने इमीडिएट गोल्स पर फोकस कर पाया। नेहरू की सक्सेसफुल नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बोकारो और राउरकेला स्टील प्लांट्स। जी हाँ दोस्तों, बोकारो और राउरकेला में एस्टैब्लिश्ड स्टील प्लांट सोवियत यूनियन और वेस्ट जर्मनी की हेल्प से ही बिल्ड किए गए थे। और नेहरू के इस इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से 1950 से 1965 तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम रफली 1.5% से इंक्रीज हुई और साथ ही इंडस्ट्री ग्रोथ 7% से भी ज़्यादा की रही। पर दोस्तों, आपको बता दें कि नेहरू ने इंडस्ट्रीज के रैपिड डेवलपमेंट के लिए उन दिनों डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल अडॉप्ट किया, जिसके अंडर फॉरेन इंपोर्ट्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिप्लेस किया जाता है, जिससे मेनली फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो और लोकल प्रोडक्शन को पुश मिले। और इस पॉलिसी की वजह से नेहरू को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि इससे इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को ओवरलुक किया गया और इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रेड भी इम्पैक्ट हुआ। हालांकि लिबरलाइजेशन और आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की वजह से नेहरू की डेथ के बाद इसे इंडियन पॉलिसी मेकर्स द्वारा अबैंडन कर दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स। दोस्तों, ये तो बात हो गई नेहरू द्वारा लिए गए इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की, और आइए अब इंडिया के लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कॉलोनियल एरा में जागीरदार्स और जमींदार्स ने फ्यूडलिज्म एस्टैब्लिश कर पेजेंट्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया था, जिस वजह से इंडिपेंडेंस की इमीडिएटली बाद दिसंबर 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी सेटअप की गई थी, जिसका काम इंडियन लैंड रिफॉर्म पॉलिसी सजेस्ट करना था। दोस्तों, ये नेहरूवियन एरा के सबसे प्रोमिनेंट स्टेप्स में से एक था, और इस अग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 मेजर रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें से पहला था कि जागीरदारी और जमींदारी से एसोसिएटेड लैंड सिस्टम को एंड करना चाहिए, और दूसरा ये कि रूरल इकोनॉमी में डिस्पैरिटी रिड्यूस करने के लिए इंडिविजुअल और लैंड होल्डिंग्स पर एक सीलिंग इम्पोज की जानी चाहिए। ये रिकमेंडेशंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बेसिस बना, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट शैल इंश्योर दैट द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च एंटायर लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले स्टेप में जागीरदार्स और जमींदार्स को टारगेट करते हुए लैंड को स्टेट सब्जेक्ट में रखा गया, जिसके बाद गवर्नमेंट के गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करते हुए लेजिस्लेचर्स ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट्स पास किए, और इन बिल्स के अंडर उन्हें सिर्फ इतना ही लैंड रखना अलाउड था जो उनके पर्सनल डायरेक्शन में एक्चुअली कल्टिवेट किए जा रहे थे, और बाकी के लैंड उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए जो लैंडलेस थे और दूसरों के लैंड्स को कल्टिवेट कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट डायरेक्टली कल्टिवेटर्स के टच में आ गई, पर दोस्तों ये प्रोग्राम कोई फुल प्रूफ प्रोग्राम नहीं था। आगे चलकर कई सारे जमींदार्स ने इस प्रोग्राम में लूप होल्स एक्सप्लॉइट करते हुए खुद को फार्मर्स में बदल दिया, और इस तरह वो स्टेट के लैंड रिफॉर्म एक्ट से बच गए। दूसरे स्टेप के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग्स पर सीलिंग इम्पोज कर दिया। हालांकि ये इशू बहुत ही कंटेंशियस था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर्स बड़े जमींदार थे और किसी भी ऐसे एक्ट पर साइन करने से कतरा रहे थे जिससे उनका ही लैंड उनसे छिन जाए, और इसीलिए सीलिंग इंट्रोड्यूस तो किए गए, पर वो स्टेट टू स्टेट वैरी करते रहे। और इसके अलावा बड़े लैंड ओनर्स लैंड को डिवाइड कर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ट्रांसफर कर रहे थे, जिससे वो इस लैंड सीलिंग प्रोविजन को बाईपास ना कर सके। तो ओवरऑल इस स्टेप के बावजूद गवर्नमेंट को सरप्लस लैंड नहीं मिल पाया जिसे वो पुअर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और इसके बाद थर्ड स्टेप में गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव इंट्रोड्यूस किए, जिससे रूरल कम्युनिटी के वीकर सेक्शन को क्रेडिट, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग में असिस्टेंस मिल सके। पर इस स्टेप का भी पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी की लाइफ में बहुत ही कम इम्पैक्ट रहा। तो दोस्तों, एक नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम से गवर्नमेंट जागीरदार्स और जमींदार्स को एलिमिनेट करने में तो सक्सेसफुल हुई, पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में और टेनेंट और लैंडलेस फार्मर्स को रिलीफ दिलाने में ये लार्जली अनसक्सेसफुल ही रही। और दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। नेहरूज फॉरेन पॉलिसी।
दोस्तों, नेहरू का फॉरेन एक्यूमेन कमाल का था और इसके साथ ही वो एक ग्लोबली वेल रिस्पेक्टेड लीडर भी थे। नेहरू के फॉरेन पॉलिसी फीट्स में सबसे पहला स्थान है उनके फेमस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। और पहली बार इस टर्म का यूज 1953 में वीके कृष्णा मेनन द्वारा यूनाइटेड नेशन में किया गया था, जिन्होंने यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच एक थर्ड कोर्स प्रपोज किया था। और इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और शायद ही दुनिया का ऐसा कोई देश हो उस समय जिसे कोल्ड वॉर ने अनटच छोड़ा हो। और इसीलिए एशिया और अफ्रीका में न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच चल रहे कोल्ड वॉर से और भी ज़्यादा वल्नरेबल थे। पर नेहरू, जिन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स का पोर्टफोलियो भी संभाला था, इंपीरियलिज्म को लेकर काफ़ी वोकल थे। इंडिपेंडेंस के बाद इनको ये बात बहुत ही जल्दी समझ में आ गई थी कि इंडिया को नॉन अलाइंड रहकर दोनों ब्लॉक्स के साथ फ्रेंडली और कोऑपरेटिव रिलेशन से ही इंडिया के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव अचीव करने होंगे। और वर्ल्ड के दूसरे देशों के साथ मिलकर नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की फाउंडेशन बेलग्रेड के फेमस बैंडिंग कॉन्फ्रेंस में रखी। उनका मानना था कि ग्लोबल सुपर पावर्स की पावर शो ऑफ रेस में एंटर करना इंडिया और इस तरह की लाइक माइंडेड कंट्रीज के इंटरेस्ट में नहीं है। और बैंडंग के इसी नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फेमसली कहा था, वी शुड आइदर बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट और वी शुड नॉट इंटरफियर एट ऑल। जिससे ये पता चलता है कि उन्हें रिसेंटली इंडिपेंडेंट इंडिया की लिमिटेड इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटीज की रियलिस्टिक अवेयरनेस थी। हालांकि उन्होंने वी आर नॉट गोइंग टू जॉइन अ वॉर इफ वी कैन हेल्प इट, वी आर गोइंग टू जॉइन द साइड विच इज टू आवर इंटरेस्ट व्हेन द टाइम कम्स टू मेक द चॉइस कहकर नेसेसरी अलायंस को कंप्लीटली रूल आउट भी नहीं किया था। और नेहरू जी की यह स्टेटमेंट उनकी इंटरनेशनल अफेयर्स की रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि लेट 1940s में उन्होंने इसी फ्रेज यानी नॉन अलाइनमेंट के पीछे की स्ट्रैटेजी को कई ओकेजन्स पर रिवील किया था। और उनके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के इंटेंशंस और विजन उनके द्वारा दी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पार्लियामेंट्री डिबेट्स में देखी जा सकती है। 1946 यानी इंडिपेंडेंस से ठीक एक साल पहले एक फ्री ब्रॉडकास्ट में नेहरू ने कहा था, वी शैल टेक पार्ट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ फ्री नेशन विद आवर ओन पॉलिसी एंड नॉट merely एज अ सैटेलाइट ऑफ अनदर नेशन। तो दोस्तों, नेहरू के लिए नॉन अलाइनमेंट एक वेल थॉट स्ट्रैटेजी थी जिससे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया वर्ल्ड सिस्टम से मैक्सिमम गेन कर सके। और उस समय नेहरू की स्ट्रैटेजी को यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स डलिस ने इमोरल कहा था, क्योंकि कम्युनिज्म का फियर्स क्रिटिक होने की वजह से यूएस के लिए इंडिया का ये अप्रोच अपॉर्चुनिस्टिक था। दोस्तों, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरह ही नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी का एक और सक्सेसफुल पार्ट था इंडिया और चाइना के बीच का पंचशील अग्रीमेंट। और चलिए अब इसके बैकग्राउंड को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 1954 में यानी कि इंडिपेंडेंस से कुछ ही सालों बाद उस समय के चाइनीज प्रीमियर जाओ एनलाई इंडिया के दौरे पर आते हैं और जाओ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने दोनों कंट्रीज के पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था, जिसे पंचशील अग्रीमेंट का नाम दिया गया था। और यही वो मूवमेंट था जहां से हिंदी चीनी भाई भाई के स्लोगन की शुरुआत हुई। और इस बायलैटरल पंचशील अग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज ने जिन 5 प्रिंसिपल्स पर अग्री किया वो थे, नंबर 1, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नंबर 2, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, नंबर 3, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफियरेंस, नंबर 4, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एंड नंबर 5 और आखिरी पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पर दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये प्रिंसिपल्स 1962 के डेवस्टेटिंग इंडिया चाइना वॉर को रोक नहीं पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंचशील अग्रीमेंट एक नॉन इफेक्टिव अग्रीमेंट था। इनफैक्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इस अग्रीमेंट का ही नतीजा है कि इंडिया और चाइना के बीच बहुत बार मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स होने के बावजूद कभी ये दोनों कंट्रीज एक फुल स्केल वॉर में एंगेज नहीं हुए। और दोस्तों, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और पंचशील अग्रीमेंट के बाद नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी की अगली सक्सेसफुल अचीवमेंट थी पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी को नेहरू की सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि इस ट्रीटी के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच कभी वाटर वॉर नहीं हुआ। इंडस वाटर एक क्रॉस बॉर्डर रिवर है और इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को देखते हुए इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज को लेकर दोनों कंट्रीज वॉर के लिए जा सकते थे। दोस्तों, ये ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर शेयरिंग के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोकर किया गया एक अग्रीमेंट था, जिसे सितंबर 1960 में साइन किया गया। और इस ट्रीटी में इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज को 2 सिस्टम ऑफ रिवर्स, ईस्टर्न जिसमें ब्यास, रावी और सतलज शामिल है, और वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, चिनाब और झेलम माना गया है। आपको बता दें कि इस ट्रीटी के अंदर इंडिया को इंडस वाटर सिस्टम के 168 एकड़ फीट ऑफ वाटर में से लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट के साथ 3 ईस्टर्न रिवर्स
यानी ब्यास, रावी और सतलज का कंट्रोल मिला, जिससे करेंटली इंडिया अपने कोटा का 90% के आसपास यूटिलाइज करता है। साथ ही इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स का भी 20% शेयर यूटिलाइज करना अलाउड है, जिसे नॉन इरिगेशन, पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल और नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए यूज में लाया जा सकता है। और दोस्तों, पाकिस्तान को 80 मिलियन एकड़ फीड वाटर के साथ वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, चिनाब और झेलम का कंट्रोल दिया गया, क्योंकि इस वाटर सिस्टम की सारी रिवर्स इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं और इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट जेनरस वाटर शेयरिंग ट्रीटीज में भी काउंट करते हैं। इसके अलावा इसी ट्रीटी में डेटा एक्सचेंज और कोऑपरेशन के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन का भी प्रोविजन दिया गया है। और दोस्तों, ये इंडस वाटर ट्रीटी ये है जो इंडिया और पाकिस्तान जैसे दो न्यूक्लियर स्टेट्स में एटलीस्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के स्कोप को रिड्यूस करता है। हालांकि अभी इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इस ट्रीटी की रिव्यू की मांग करते आ रहे हैं। दोस्तों, ये तो हमने देखे जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के सक्सेसफुल ऑब्जेक्टिव्स को। अब चलिए उनकी फॉरेन पॉलिसी के कुछ फेलियर्स पर नजर डालते हैं। इंडो चाइना वॉर। दोस्तों, 1962 की इंडो चाइना वॉर शायद जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का सबसे ग्लेयरिंग फेलियर था, जिसका स्कार आज भी दोनों नेशंस के बीच फ्रेंडली रिलेशंस को अफेक्ट कर रहा है। इस वॉर ने इंडिया की चाइना के प्रति साइकोलॉजी को भी बहुत डीपर लेवल पर इम्पैक्ट किया है। दोस्तों, हालांकि ये वॉर 1962 में दोनों देशों के बीच हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत अर्ली 1950 से ही हो चुकी थी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने चाइना के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की थी और इनफैक्ट 1949 में जब माओ जेडोंग के अंडर चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट की तरह इमर्ज हुआ, तो ताइवान से टाइज एंड कर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मेनलैंड चाइना का लेजिटिमेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करने वाली फर्स्ट कंट्रीज में से इंडिया भी एक था। और इंडिया का ये डिसीजन यूएस द्वारा बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया गया, क्योंकि ये यूएस की कम्युनिज्म को कंटेन करने की पॉलिसी के अगेंस्ट था। यहाँ तक कि जब ब्रिटिशर्स तिब्बत को चाइनीज सुज़रेनिटी के अंडर डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेटस देते हुए चले गए, तब भी इंडिया के रिक्वेस्ट के बाद भी चाइना ने तिब्बत की इंडिपेंडेंट स्टेटस खत्म कर दी, पर स्टिल इंडिया ने तिब्बत को चाइना की पार्ट की तरह रिकॉग्नाइज किया। और फिर 1955 के बैंडंग कॉन्फ्रेंस में चाइना को इन्वाइट कर वर्ल्ड स्टेज पर भी हेल्प किया। लेकिन इन एफर्ट्स के बावजूद चाइना इंडियन बॉर्डर्स पर इंडिया के अगेंस्ट हॉस्टाइल ही रहा और इंडिया पर तिब्बत में सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को हेल्प करने के एलिगेशन भी लगाए। बाद में इन्हीं बेसलेस एलिगेशंस के बेसिस पर चाइना ने अपने इंडियन इन्वेजन को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की। 1958 में चाइना ने अक्साई-चिन को अपनी टेरिटरी के अंदर दिखाते हुए एक मैप पब्लिश किया और मिलिट्री पर्पस के लिए लहासा को शिनजियांग के कैपिटल उरुमकी से कनेक्ट करने के लिए इस रीजन के थ्रू एक रोड बिल्डअप करना शुरू किया। इस बात पर जब इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया, तो बीजिंग ने इस एरिया को चाइना का पार्ट डिक्लेयर किया और साथ ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी अरुणाचल प्रदेश के एडिशनल 1000 स्क्वायर माइल्स की टेरिटरी पर भी अपना क्लेम ठोक दिया। और दोस्तों, यहीं से फ्रेंडशिप के सारे साइंस इवेपोरेट होने लगे और टेंशन एस्केलेट होते होते अक्टूबर 20, 1962 को बिना फॉर्मली वॉर डिक्लेयर किए चाइना ने नॉर्थ ईस्ट रीजन से इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को इन्वेड कर दिया। और साथ ही इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट यानी एक्साई-चिन एरिया में भी चाइना द्वारा इन्वेजन किया गया। और इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि ना ही इंडिया माउंटेन वॉरफेयर के लिए रेडी था और ना ही चाइना से वो इस तरह के बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रखता था। और ये इन्वेजन इंडिया के लिए और भी चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ऑलरेडी पंचशील अग्रीमेंट साइन कर चुके थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा साउथ एशिया में वेल नोन हो चुका था। फिर भी इंडिया ने बैक ऑफ ना कर चाइना से डट कर सामना किया और इस वॉर में इंडिया के लगभग 3128 सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन्वेजन के लगभग एक महीने बाद तक इंडिया को ह्यूमिलिएट करने के बाद चाइना ने यूनिलैटरली सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और अरुणाचल प्रदेश के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से पीछे चला गया। और इसी तरह LAC की वेस्टर्न फ्रंट पर अक्साई-चिन की मैक्सिमम टेरिटरी को चाइना ने इस वॉर में ऑक्यूपाई कर लिया। और दोस्तों, इंडियन डिफेंस की लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस देखते हुए जब नेहरू ने वर्ल्ड लीडर से हेल्प मांगी, तो आयरॉनिकली क्विकेस्ट रिस्पॉन्स यूनाइटेड स्टेट्स से आया। और दोस्तों, यूएस हेल्प के लिए आगे तो आया, लेकिन ये बहुत ही लेट और बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि नेहरू ने इस वॉर के ड्यूरिंग भी ये डिक्लेयर कर रखा था कि वो कभी भी पंचशील पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसके बावजूद भी यूएस के इस एफर्ट को इंडियंस द्वारा अप्रिशिएट नहीं किया गया और इस वॉर के बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और पंचशील के कमिटमेंट की वजह से हुए लॉस के कारण नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, जिससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। और साथ ही 1962 के
इस वॉर के मेजर कंसिक्वेंस की बात करें तो हिंदी चीनी भाई भाई तो हमेशा के लिए वैनिश हो गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया को एक वीक और नॉन इम्पॉर्टेंट कंट्री की तरह देखा जाने लगा। और ऐसे माहौल का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान चाइना से क्लोज होने लगा और आगे चलकर पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसके बाद चाइना पाकिस्तान के कश्मीर को क्लेम करने लगा और चाइना ने 1963 में एंटायर कश्मीर को पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करने की डिमांड रखी थी। नेहरू की लीडरशिप में लिए इन डिसीजंस की वजह से हुए कंसिक्वेंसेस को अंडू करने में इंडिया को सालों लगे, जिसके बाद आज इंडिया वर्ल्ड के टॉप नेशंस में काउंट किया जाता है और फिर भी यूएनएससी में परमानेंट सीट ना लेकर चाइना के लिए एडवोकेसी करना उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स में से माना जाता है, जिसका भुगतान आज भी इंडिया को करना पड़ रहा है। और दोस्तों 27 मई 1964 को इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू दुनिया से चल बसे और ये इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला था, क्योंकि उनकी डेथ के बाद इंडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या थी अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने की, जो उनकी पॉलिसी को आगे बढ़ा सके और इंडिया द्वारा फेस किए जा रहे चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सके। इंडिया आफ्टर नेहरू। दोस्तों नेहरू की डेथ के बाद छोटे कदकाठी वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर चुने गए और वो बहुत ही ज्यादा सिंपल पर्सनैलिटी वाले लीडर थे और इसी वजह से उनके पॉलिटिकल अपोनेंट भी काफी कम थे। जब उनका नाम प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए प्रपोज किया गया तब ऑलमोस्ट सारे ही पॉलिटिकल लीडर्स ने उनका सपोर्ट किया और उनके सपोर्टर्स में कुमारस्वामी कामराज, वाई.बी. चवन और एस.के. पाटिल जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। उनके प्राइम मिनिस्टरशिप को इवन जवाहरलाल नेहरू जी की खुद की डॉटर यानी इंदिरा गांधी का भी सपोर्ट प्राप्त हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी का प्राइम मिनिस्टीरियल पीरियड 9 जून 1964 से शुरू होकर 11 जनवरी 1966 तक चला। शास्त्री जी का टेन्योर ताशकंद में सडन डेथ होने की वजह से मात्र 19 मंथ तक की चल पाया और इनके इस पीरियड में इंडिया में सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री एक स्टॉन्च सोशलिस्ट थे और उनके सोशलिज्म के प्रति फेथ को इस बात से समझा जा सकता है कि जब मिड 1960s में देश फूड क्राइसिस के वर्ज पर था तब उन्होंने लोगों से केवल एक वक्त का खाना खाने के लिए कहा था ताकि ज़रूरतमंदों को भी खाना मिल सके। उनका सोशलिस्ट माइंडसेट उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ में भी रिफ्लेक्ट होता है और शास्त्री ने नेहरू द्वारा ली गई सोशलिस्ट पॉलिसीज़ में भी कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया। शास्त्री द्वारा प्रमोट किए गए इन इनिशिएटिव्स में सबसे फेमस इनिशिएटिव वाइट रेवोल्यूशन था और इसके अंडर पूरे देश में एक नेशनल कैंपेन चलाया गया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंट्री में मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी प्रोडक्ट्स को एनकरेज करना। ये कैंपेन वर्गीस कुरियन की लीडरशिप में चलाया गया था और अमूल जैसी सक्सेसफुल कोऑपरेटिव कंपनीज इसी कैंपेन का नतीजा है। और दोस्तों देश में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB को भी इन्हीं के टेन्योर में सेटअप किया गया था। ये इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने फेमस जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और दोस्तों शास्त्री जी के टेन्योर के दौरान इंडिया नॉन अलाइनमेंट को मेंटेन करते हुए भी USSR के साथ क्लोज रिलेशंस बिल्ड करना शुरू कर चुका था और 1960s में चाइना और पाकिस्तान के वॉर के चलते शास्त्री जी ने इंडिया के डिफेंस बजट को भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया। और दोस्तों 1965 में शास्त्री जी के प्राइम मिनिस्टरियल टेन्योर में इंडिया पाकिस्तान के बीच एक फुल फ्लेजेड वॉर हुई जिसमें पाकिस्तान ने कच्छ के पेनिनसुला के 50% पर अपना दावा ठोकते हुए इंडिया को इन्वेड किया और जवाब में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने भी ज़रूरी कार्रवाई की और देखते ही देखते दोनों कंट्रीज फुल फ्लेजेड वॉर में एंगेज हो गई। ये वॉर धीरे धीरे इंडिया और पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर्स पर होते हुए जम्मू एंड कश्मीर तक फैल गया और इस वॉर के दौरान शास्त्री जी ने एग्जेम्पलरी करेज और डिसाइसिवनेस दिखाते हुए इंडियन फोर्सेस को LOC क्रॉस करके पाकिस्तानी फोर्सेस को इंडियन टेरिटरी से रिपील करने का ऑर्डर जारी किया। इंडिया पाकिस्तान की इस वॉर को टैंक्स बैटल भी कहा जाता है क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से टैंक्स को वॉर में मेन वेपन की तरह यूज किया गया था। और फिर आखिरकार इंडिया और पाकिस्तान UN द्वारा लाए गए एक सीज फायर एग्रीमेंट को मानने को तैयार हो गए और फिर बाद में USSR ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन करने की कोशिश की। इंडिया के PM शास्त्री जी और पाकिस्तान के अयूब खान को ताशकंद बुलाया गया और यहाँ दोनों देशों के लीडर्स ने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया। पर मिस्टीरियसली ताशकंद डिक्लेरेशन साइन करने के अगले ही दिन शास्त्री जी अपने होटल रूम में डेड पाए गए और शास्त्री जी की सडन डेथ के बाद गुलजारी लाल नंदा ने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का रोल अज्यूम किया और इसी दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच एक इंटरनल फ्यूड छिड़ गया जिसमें इंदिरा गांधी विनर इमर्ज हुई और उन्होंने
कांग्रेस द्वारा इंडिया का 4th प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया। दोस्तों, इंदिरा गांधी इंडिया के अब तक के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स में से एक हैं और उनका टेन्योर इमरजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज से भरा रहा है। और इन्हीं के टेन्योर में इंडिया को इमरजेंसी जैसे डार्क पीरियड से भी गुजरना पड़ा था। और आइए इनके टेन्योर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इंदिरा गांधी शास्त्री जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थी, लेकिन उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था और इसी कारण उन्हें अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टेरियल पीरियड में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के फर्स्ट टेन्योर को उस समय के फेमस जर्नलिस्ट दुर्गा दास ने बेड ऑफ थ्रोन्स का नाम दिया था। और उस समय देश तमाम तरह के चैलेंजेस से जूझ रहा था, जिसमें डिटीरियोरेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, स्लोइंग डाउन इकोनॉमी और 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद इंटरनेशनल प्रेशर्स कुछ मेन चैलेंजेस थे। इंदिरा गांधी के टेन्योर तक पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस और भी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे और चाइना इस फ्रेंडशिप को इंडिया के अगेंस्ट लेवरेज की तरह यूज़ कर रहा था। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी मीजो ट्राइब्स इंडियन स्टेट के अगेंस्ट रिवॉल्ट पर उतर आए थे, लेकिन इन सबसे बड़ा चैलेंज था ड्रॉथ के कारण इंडिया में बढ़ रही फूड स्कैर्सिटी को एड्रेस करना। इंदिरा गांधी ने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना अपनी गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी घोषित की थी और उन्होंने फेमस एग्रीकल्चरिस्ट MS स्वामीनाथन को देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। और इसी दौरान वो US के दौरे पर गई, जहां US प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने इंडिया को फूड एड ऑफर किया और साथ ही इंदिरा गांधी को ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करने के लिए भी इन्फ्लुएंस किया। इंदिरा गांधी ने इसी दौरे पर इंडिया और US के रिलेशंस को भी रीबिल्ड करने का इनिशिएटिव लिया। दोस्तों, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इंदिरा गांधी के शायद सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक है और उन्होंने इसी वॉर के दौरान स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन दिखाते हुए पाकिस्तान के साथ दोनों फ्रंट पर वॉर लड़ने का करेजियस डिसीजन लिया था। लेकिन दोस्तों, दूसरों के इंटरनल अफेयर में दखल ना देने वाली पॉलिसी के बावजूद क्या हुआ जो इंडिया बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए पाकिस्तान से वॉर तक लड़ने के लिए राजी हो गया। आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। दोस्तों, 1972 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस हुआ करता था और इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जोग्राफिकली, कल्चरली और आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से काफ़ी अलग हुआ करते थे। पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स में वेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट का दबदबा था और ईस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट को काफ़ी हद तक इग्नोर कर दिया जाता था और लगातार डिस्क्रिमिनेशन फेस करने की वजह से ईस्ट पाकिस्तान में डिस्कंटेंट बढ़ने लगा और 1970 आते आते ये डिस्कंटेंट एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट का शेप लेने लगा था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ईस्ट पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी हासिल करना था। दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान के कैरिस्मेटिक लीडर शेख मुजीबुर रहमान इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे और इस मूवमेंट का इमीडिएट रीज़न बना 1970 का पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस। हुआ ये था दोस्तों कि 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी विनर के रूप में इमर्ज हुई थी। लेकिन पाकिस्तानी जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो को ये इलेक्शन रिजल्ट मंजूर नहीं था और उन्होंने मुजीबुर रहमान पर इलेक्शन रिगिंग के आरोप लगा दिए। इससे ईस्ट पाकिस्तान में सिचुएशन और एक्सप्लोसिव हो गई और पहले से डिस्कंटेंट ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग और जनता ने एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बांग्लादेश बनाने की मांग रख दी। बाद में वेस्ट पाकिस्तान और आवामी लीग के लीडर्स ने नेगोशिएशन करने की कोशिश तो की, बट इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला। फ्रूटलेस नेगोशिएशन के बाद 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी डिप्लॉय कर दी और फिर शुरू हुआ ईस्ट पाकिस्तान के एथनिक बांग्लादेशियों का पाकिस्तानी आर्मी द्वारा लार्ज स्केल प्रोसिक्यूशन। वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स द्वारा इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्चलाइट का नाम दिया गया और इस ऑपरेशन का ईस्ट पाकिस्तान ने भी जवाब देते हुए एक आर्म्ड मिलिशिया बनाया जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी। इस लार्ज स्केल ह्यूमन राइट वायलेशन और बंगालियों की पाकिस्तानी आर्मी द्वारा एथनिक प्रोसिक्यूशन से लाखों लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ माइग्रेट करने लगे और 1971 में इंडिया में प्रोसिक्यूटेड रेफ्यूजीज की संख्या 15 मिलियन के पार हो चुकी थी और ये अब तक की साउथ एशियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी। इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ईस्ट पाकिस्तान से कंटिन्यूसली आ रहे माइग्रेंट से भर चुके थे और अब ये इंडियन स्टेट्स में डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगी थी।
और इसी बीच इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से पाकिस्तान को रोकने की मांग रखी, लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान के इस मामले में दखल देने से मना कर दिया और उल्टा पाकिस्तान को तो यूएस का फुल सपोर्ट भी प्राप्त हुआ। और आखिरकार इंडियन पीएम इंदिरा गांधी ने इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में खुद ही इंटरवीन करने का डिसीजन लिया और इंडियन आर्मी को जनरल मानेकशॉ की लीडरशिप में ईस्ट पाकिस्तान में एंटर करने के लिए ऑर्डर दिए गए और कुछ ही दिनों में इंडियन ट्रूप्स ने ईस्ट पाकिस्तान में एंटर करके पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट मेजर ऑफेंसिव्स लॉन्च करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हुआ ये कि 1973 में गुजरात के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने खाने के बढ़ते दामों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया और ऐसे ही प्रोटेस्ट बिहार में भी होने लगे। इसके बाद सरकार ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद स्टूडेंट यूनियन ने जयप्रकाश नारायण को इनविटेशन भेजा कि वो इस आंदोलन में स्टूडेंट्स का साथ दें। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए पूरे देश में टोटल रेवोल्यूशन की घोषणा कर दी और उसी के दौरान एक समाजवादी लीडर जॉर्ज फर्नांडिस ने भी रेलवे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और गुजरात और बिहार के एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट पूरे देश में आग की तरह फैलने लगे। दोस्तों, इसी समय एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सिचुएशन में आग का काम किया और वो था राजनारायण का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पीएम इंदिरा गांधी ने अनफेयर मींस के थ्रू इलेक्शन जीता है और इसके लिए उनके इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर देना चाहिए। और दोस्तों, 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को अपने जजमेंट में इनवैलिड बताया और साथ ही उनके अगले 6 साल तक इलेक्शन कंटेस्ट पर रोक लगा दी। दोस्तों, ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और इमरजेंसी लगने से ठीक 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज वी आर कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद के डिसीजन को अपहेल्ड किया, पर इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर पद पर रहने की छूट दी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद देश में चल रहे एंटी इंदिरा मूवमेंट और भी इंटेंस हो गए और जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों को मोबिलाइज करते हुए पीएम इंदिरा गांधी से रेजिग्नेशन की डिमांड रख दी। इस समय तक इंदिरा गांधी को तख्ता पलट का डर सताने लगा था, जिसके कारण उन्होंने अपने कंसल्टेंट से सलाह लेकर 25 जून 1975 को देश में आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। सिचुएशन अंडर इमरजेंसी। दोस्तों, इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कर्ब किया गया, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सेट्रा पर भी रोक लगा दी गई और किसी भी तरह की स्ट्राइक या प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का भी बहुत ही बुरी तरह से मिसयूज किया और कई सारे पॉलिटिकल एंड प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर को बिना चार्जेस के जेल में डाल दिया गया। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उसी समय गवर्नमेंट द्वारा कई क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पास किए गए, जैसे 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने इलेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और इसके साथ ही लोकसभा के टेन्योर को भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल का कर दिया गया। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इमरजेंसी की। अब चलिए हम इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी और उसके आफ्टरमैथ को समझते हैं। इमरजेंसी लगने के 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाने की घोषणा की और इमरजेंसी हटाने का फैसला कांग्रेस को इतना भारी पड़ा कि नेक्स्ट इलेक्शन में इंदिरा गांधी और कांग्रेस को बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस की हार के साथ ही देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट यानी जनता पार्टी की सरकार पावर में आई और नई सरकार के पावर में आते ही इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट द्वारा इमरजेंसी के दौरान हुए पावर अब्यूज की इन्वेस्टिगेशन के लिए शाह कमीशन कंस्टिट्यूट कर दिया गया। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगभग 1 लाख लोगों को इमरजेंसी के दौरान प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट किया गया था और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी राइट्स को कर्टेल करके लोगों की पर्सनल लाइफ को बहुत ही बड़े लेवल पर इफेक्ट किया था। दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इमरजेंसी में हुए रॉन्ग डूइंग्स को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट कदम थे 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया था, जिसने आर्टिकल 352 में इमरजेंसी के ग्राउंड्स को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन करा। साथ में ये प्रोविजन भी इनकॉर्पोरेट किया गया कि अब इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कई सारे कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस को भी प्रकट कर दिया गया। और इसके साथ ही 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को रिस्टोर कर दिया गया। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स और इतिहासकारों ने इमरजेंसी को कंट्रोवर्शियल
और अनडेमोक्रेटिक बताया और जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी को डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी कहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशंस इन इंडिया। दोस्तों, राजीव गांधी इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें इंडिया में टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी रेवोल्यूशन का ग्राउंड वर्क बिल्ड करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। वैसे तो इंदिरा गांधी की डेथ के पहले उनकी ही गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को हेड स्टार्ट दिया था, लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को अलाउ करने की पॉलिसी राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा ही लाई गई थी। आपको बता दें कि 1984 की आईटी पॉलिसी के पहले ना तो सॉफ्टवेयर को कंपनी कंसिडर किया जाता था, ना ही प्रोफेशनल्स को एंटरप्रेन्योर्स की तरह रिकग्निशन मिलती थी। इस कारण से इस इंडस्ट्री में वर्कर्स बैंक लोन के लिए इनएलिजिबल होते थे और नतीजतन बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए नेसेसरी फंड्स की कमी की वजह से इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो नहीं कर पा रहा था। लेकिन राजीव गांधी की आईटी पॉलिसी और सेंटर फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C.DOT के एस्टैब्लिशमेंट ने इन इश्यूज को बहुत हद तक एड्रेस किया। लीडरशिप अज्यूम करने के कुछ ही सालों बाद 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा दिल्ली और मुंबई की टेलीफोन सर्विसेज हैंडल करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL एस्टैब्लिश किया और साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सर्विसेज को केटर करने के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL को भी सेटअप किया गया। इसके अलावा 1987 में टेलीकम्युनिकेशन, वाटर, लिटरेसी, वैक्सीनेशन, डेयरी और ऑयल सीड्स के अरीना में 6 टेक्नोलॉजिकल मिशंस लॉन्च किए गए, जिससे पूरे नेशन में ड्रास्टिक सोशो इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले। लेजिस्लेचर फील्ड में राजीव गांधी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी एंटी डिफेक्शन एक्ट का पास करना। एंटी डिफेक्शन लॉज 52nd अमेंडमेंट। दोस्तों, 1985 में राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन का 52nd अमेंडमेंट यानी एंटी डिफेक्शन लॉ प्रपोज किया था, जो आज 10th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। पर ऐसा नहीं था कि एंटी डिफेक्शन के लिए बिल पहली बार राजीव गांधी की गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, बल्कि इंदिरा गांधी ने मई 1973 में ऑलरेडी एक बिल प्रपोज किया था जो इमरजेंसी के कारण पार्लियामेंट में आने से पहले ही लैप्स हो गया। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होते ही कांग्रेस पार्टी के अंदर केओस होने लगे और कुछ पार्टी मेंबर्स के द्वारा राजीव गांधी की लीडरशिप के अगेंस्ट ओपन म्यूटनी भी देखने को मिली। पर इन सब के बावजूद आज इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ने स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में एग्जिस्ट करता है, जिससे डिफेक्शन चेक पर है। एक्सपेंशन ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन। दोस्तों, इसके अलावा राजीव गांधी की लीडरशिप में एजुकेशन के फील्ड में कई रिफॉर्म्स लाए गए और इन्हीं के टेन्योर में इंडिपेंडेंट इंडिया की सेकेंड नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986 लाई गई। हालांकि 1968 में ही इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन सिस्टम में रेडिकल रीऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन से लॉन्च हो चुकी थी, जिसके बाद 1986 में राजीव गांधी ने न्यू NPE लॉन्च किया, जिसका स्पेशल फोकस इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट कर पर्टिकुलरली विमेन, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना था। इस पॉलिसी के अंडर उन्होंने 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया, जो पूरे देश में प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। और साथ ही उनकी गवर्नमेंट द्वारा 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास किया गया और इस एक्ट के तहत हायर एजुकेशन प्रमोट करने के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी यानी IGNOU या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई। फॉरेन पॉलिसी अंडर राजीव गांधी। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ट्रेडिशनल सोशलिज्म के अपोनेंट होने की वजह से राजीव गांधी के एडमिनिस्ट्रेशन में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया के रिलेशंस काफी इंप्रूव होने लगे थे। उनकी फॉरेन पॉलिसी मेनली मिलिट्री टाइज, इकोनॉमिक और साइंटिफिक कोलैबोरेशन डेवलप करने पर बेस्ड थी, जिससे इंडियन इंटरेस्ट को न्यू और इनोवेटिव डायरेक्शंस मिल सके। 1988 में राजीव गांधी की लीडरशिप के अंडर इंडिया ने रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स में होने वाले कू को अपने क्विक मिलिट्री एक्शन से अनसक्सेसफुल कर दिया। और ये बात तब की है जब अब्दुल्ला लुत्फी ने गयूम की गवर्नमेंट को टॉपल करने की तीसरी कोशिश की थी, जिसमें पीपल्स लिबरेशन ऑफ तमिल इलाम यानी PLOT नाम के तमिल सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूडेड थे। तो ऐसे हालात में एक रिस्पॉन्सिबल नेबर की तरह PM राजीव गांधी ने 16,000 पैराट्रूपर्स को इमीडिएटली माले जाने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद 3 नवंबर 1988 की रात से ऑपरेशन की शुरुआत हुई और कुछ ही घंटों में इंडियन आर्मी द्वारा प्रेसिडेंट गयूम को रेस्क्यू कर माले में ऑर्डर रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, राजीव गांधी की फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे बड़ा धब्बा है वो है इंडिया का श्रीलंका में इंडियन पीस ट्रूपर्स को भेजना। जी हाँ दोस्तों, 1980s में रप्टेड श्रीलंकन सिविल वॉर में पीस मेंटेन करने के लिए 1987 से 1990 तक राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस
IPKF को श्रीलंका में डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया था और राजीव गांधी के इस डिसीजन के बाद श्रीलंका में सिचुएशन तेजी से बिगड़ने लगी। इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में राजीव गांधी के इस डिसीजन का खुलकर विरोध हुआ और अल्टीमेटली 21 में 1991 को लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलाम ने तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सेटबैक के बाद भी इंडिया ने श्रीलंका को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करना कंटिन्यू रखा और यहीं से दोनों नेशंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन का फाउंडेशन तैयार हुआ। तो ये तो बात हुई दोस्तों राजीव गांधी के अकम्पलिशमेंट की, पर आपको बता दें कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भोपाल गैस ट्रेजेडी और शाह बानो केस जैसे इनफेमस इंसिडेंट्स भी हुए, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा। राजीव गांधी के बाद अब आगे बढ़ते हैं इंडिया के 9th PM यानी PV नरसिम्हा राव की तरफ, जिनकी टेन्योर में LPG रिफॉर्म्स, लुक ईस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इंडो इजराइल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत जैसे मेजर स्टेप्स लिए गए थे। PV नरसिम्हा राव। दोस्तों, नरसिम्हा राव एक फ्रीडम फाइटर, रिनोन्ड अकेडमिशियन और लिटरेरी फिगर थे, जिन्हें मेनली उनकी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के लिए जाना जाता है। अपनी लीडरशिप के दौरान उन्होंने लाइसेंस राज के अंडर इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और रेड टेपिज्म जैसे इश्यूज को डिसमेंटल कर इंडियन इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाया। और आपको बता दे कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लिबरलाइज करने की फॉर्मल शुरुआत 1991 में की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत राजीव गांधी के समय ही हो चुकी थी। और दोस्तों, इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज के अलावा फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की मेन अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने अरब कंट्रीज की परवाह ना करते हुए इजराइल जैसी पावरफुल कंट्री के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए, जिसका फायदा इंडिया को आज भी मिल रहा है। और साथ ही इंडिया की फेमस लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसे अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, वो भी इन्हीं की गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। 1996 to 1999 3 प्राइम मिनिस्टर्स। दोस्तों, नरसिम्हा राव के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में कोई गवर्नमेंट चेंजेस का एक पीरियड शुरू हुआ, जिसमें 1996 से लेकर 1999 तक 3 प्राइम मिनिस्टर्स पावर में आए और गए। नरसिम्हा राव के बाद मई 1996 में लोकसभा की लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया और बीजेपी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को इंडिया का 10th प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया और सिर्फ 13 दिनों की सरकार चलाकर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन से अपमानित होने से पहले ही हाउस में रिजाइन कर दिया। और इसके बाद 13 पार्टीज के कोalition से यूनाइटेड फ्रंट ने HD देवेगौड़ा की लीडरशिप में सरकार बनाई, पर अप्रैल 1997 में कांग्रेस के सडन सपोर्ट विड्रॉल से इनकी भी सरकार गिर गई। पर अपने शॉर्ट टेन्योर में देवेगौड़ा गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर अकॉर्ड और चाइना के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की एग्रीमेंट साइन कर ली थी। इंडियन पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी देखते हुए इलेक्शन अवॉइड करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक कॉम्प्रोमाइज पर पहुंची, जहां उन्होंने नए लीडर्स को सपोर्ट करना चुना। नतीजतन 21 अप्रैल 1996 को IK गुजराल को 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया, जिनके टेन्योर में फेमस गुजराल डॉक्ट्रिन लाया गया था। दोस्तों, गुजराल डॉक्ट्रिन साउथ एशिया में पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की एक पॉलिसी थी, जो फ्रेंडशिप, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी और नॉन इंटरफेरेंस पर बेस्ड थी। लेकिन लालू प्रसाद के फॉर्डर स्कैम, उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट्स रूल और राजीव गांधी की डेथ कॉन्स्पिरेसी पर इंक्वायरिंग जैन कमीशन की रिपोर्ट की वजह से गुजराल गवर्नमेंट बहुत कंट्रोवर्सी में रही और फाइनली नवंबर 1998 में कांग्रेस पार्टी के विड्रॉल की वजह से IK गुजराल को रिजाइन करना पड़ा। हालांकि न्यू गवर्नमेंट टेक ओवर करने तक वो इंडिया के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे। एमर्जेंस ऑफ बीजेपी, अक्टूबर 1998 to 1999 NDA। दोस्तों, 1998 में फिर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए और इस बार कई रीजनल पार्टीज की कोalition से गवर्नमेंट फॉर्म की गई, जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या NDA कहा गया था। लेकिन ये गवर्नमेंट भी सिर्फ अप्रैल 1999 तक ही टिक पाई, क्योंकि तमिलनाडु की रीजनल पार्टी AIDMK ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। दोस्तों, हुआ यूं कि 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में एक ड्रामेटिक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया, जिसमें सिर्फ एक वोट से गवर्नमेंट हार गई थी और इसके बाद ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट ना होने की वजह से फ्रेश इलेक्शंस कराए गए थे और तब तक अटल बिहारी वाजपेयी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहे। दोस्तों, वाजपेयी गवर्नमेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ही महीनों में कई नोटेबल इनिशिएटिव्स लिए थे और आइए अब उन पर एक नजर डालते हैं। इनके इनिशिएटिव्स में सबसे पहला था इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति यानी पोखरण 2 वाजपेयी जी के ही टेन्योर में कंडक्ट कराया गया था और ये टेस्ट
इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था, जो 1974 के बाद दोबारा 1998 में इंडियन आर्मी के द्वारा पोखरण रेंज में किया गया था। और इस टेस्ट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने ओपनली इंडिया को एक फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था। वैसे तो ये टेस्ट इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, और वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट इतनी सीक्रेसी के साथ किया गया था कि पूरी दुनिया पर नजर रखने वाले यूएस को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। और दोस्तों, कहा जाता है कि यूएस इंडिया के इस स्टेप से इतना नाराज हुआ था कि उसने इंडिया से हर तरह की टाइज तोड़ने की धमकी दे दी थी, और इंडियन एजेंसीज जैसे इसरो और डीआरडीओ एक्सेट्रा को बैन कर दिया था। यूएस के इस हार्श स्टेप के कारण इंडो यूएस रिलेशंस अपने ऑल टाइम लो पर चले गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा केवल यूएस ही नहीं था जिसने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट को कंडेम किया था, बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इंडिया द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट को बहुत ही बुरी तरह कंडेम किया। दोस्तों, अटल जी के ही टेन्योर में दूसरा सिग्निफिकेंट इवेंट था 1999 का पीएम का लाहौर समिट। 1999 में पाकिस्तान के नवाज शरीफ के बुलावे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर गए और वहां नवाज शरीफ के साथ लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। दोस्तों, इस रेजोल्यूशन जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशंस, म्यूचुअल फ्रेंडशिप, इंटरनल मैटर्स में नॉन इंटरफेरेंस, न्यूक्लियर पावर का रिस्पॉन्सिबल यूज, टेररिज्म और ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा जैसे इश्यूज को एड्रेस किया गया, जिससे दोनों नेशन के बीच एक नई पीस प्रोसेस की शुरुआत की जा सके। और साथ ही दिल्ली से लाहौर की बस सर्विस का इनॉग्रेशन भी इसी टाइम किया गया था। पर दोस्तों, ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इसी समिट के 3 महीने के अंदर ही पाकिस्तान ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी। कारगिल वॉर विद पाकिस्तान। कश्मीर वैली में आर्म्ड मिलिटेंट्स और पाकिस्तानी सोल्जर्स का स्लोली इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो चुका था, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा बॉर्डर हिल टॉप्स और अनमैन्ड बॉर्डर पोस्ट को कैप्चर करने का एक मास्टर प्लान था। हालांकि ये कहा जाता है कि सिविलियन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इस प्लान की खबर पहले से नहीं थी, और मिलिट्री ने इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के बाद ही उन्हें बताया। दोस्तों, इस इन्फिल्ट्रेशन का मेन सेंटर कश्मीर का करगिल डिस्ट्रिक्ट बन गया, जिसके बारे में इंडियन आर्मी को पता लगते ही मिलिट्री को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस ना कर ऑपरेशन लॉन्च करे। जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, जिससे एयर पावर और जॉइंट ऑपरेशन की सिग्निफिकेंस हाईलाइट हुई। पर सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए बाद में ऑपरेशन विजय लॉन्च कर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड कारगिल के मैक्सिमम स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को रिकैप्चर कर लिया था। रिपोर्ट की माने तो इन इवेंट्स के दौरान नवाज शरीफ ने यूएस से भी इंटरवेंशन की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बिल क्लिंटन ने उनकी इस रिक्वेस्ट को ये कहते हुए डिक्लाइन कर दिया था कि जब तक पाकिस्तानी सोल्जर्स लाइन ऑफ कंट्रोल से विड्रॉ नहीं किए जाएंगे, तब तक यूएसए इंटरफेयर नहीं करेगा। और नतीजतन नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को ऑपरेशन स्टॉप करने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद 26 जुलाई को फाइनली ये वॉर ओवर हुआ, जहां इंडिया को विक्टोरियस माना गया। दोस्तों, कारगिल वॉर की जीत न सिर्फ भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन इस वॉर ने प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की इमेज को भी एक्सेसिबल और पेट्रियाटिक लीडर की तरह बूस्ट कर दिया, जिससे उन्हें भी पॉलिटिकली बहुत फायदे हुए। एनडीए सेकेंड टेंट 1999 टू 2004। दोस्तों, आपको बता दें कि जब दिसंबर 1999 में पोल्स हुए तो फिर पूरे नेशन में कारगिल की मेमोरी बिल्कुल ताज़ा थी, जिसकी वजह से बीजेपी द्वारा लेड एनडीए गवर्नमेंट को काफ़ी पब्लिक सपोर्ट मिला और नतीजतन इलेक्शन रिजल्ट्स में बीजेपी को मेजॉरिटी वोट्स मिले। जिसके बाद एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर चुना गया और इस बार एनडीए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर इकोनॉमिक और सोशल स्टेप्स लिए, जिनके बारे में हम ब्रीफली चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने इस टेन्योर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेशल ध्यान देते हुए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ग्रामीण सड़क योजना जैसे इनिशिएटिव्स लिए, और साथ ही सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन के लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 जैसे स्टेप्स द्वारा एजुकेशन के फील्ड में किए गए रिफॉर्म्स को उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। यूपीए 2004 टू 2014। दोस्तों, 2004 के हुए जनरल इलेक्शंस में एनडीए गवर्नमेंट के 5 साल का टेन्योर पूरा होने के बाद कुछ रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर यूपीए पावर में आ गई, और इसी तरह मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टरशिप में 2004 से लेकर 2009, फिर 2009 से लेकर 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट पावर में रही। और दोस्तों, आपको बता दें कि यूपीए गवर्नमेंट के इन 10 सालों में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वैल्यू एडेड टैक्स और मुंबई टेरर अटैक्स के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एस्टैब्लिशमेंट जैसे कई मेजर इवेंट्स हुए।
इसके अलावा लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के साथ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट यानी RTE एक्ट को यूपीए गवर्नमेंट द्वारा अचीव मेजर माइलस्टोन माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने सेकेंड टेन्योर में गवर्नमेंट द्वारा रोल्ड आउट कई सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के पुअर इम्प्लीमेंटेशन और करप्शन के बढ़ते इंस्टेंसेस की वजह से ग्राउंड लेवल पर लोगों में इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिला, जिसका कंसिक्वेंस कांग्रेस गवर्नमेंट को 2014 के जनरल इलेक्शंस में देखने को मिला। नरेंद्र मोदीज इमर्जेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स 2014 टू 2023। तो दोस्तों, बढ़ती महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट और बढ़ते करप्शन जैसे इशू से परेशान होकर इंडियन वोटर्स ने 2014 के इलेक्शन में सबका साथ सबका विकास के डेवलपमेंट एजेंडा के साथ बीजेपी द्वारा लेड एनडीए गवर्नमेंट को चुना। एनडीए द्वारा ये इलेक्शन मोदी ब्रांड पर लड़ा गया था और गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे नरेंद्र मोदी की ओरेटरी स्किल्स और कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट पूरे नेशन पर पड़ा और उन्हें इंडिया का 15th प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में बीजेपी की पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि 2014 के बाद 2019 के जनरल इलेक्शंस में भी मेजॉरिटी वोट्स के साथ बीजेपी पावर में आ गई। वैसे तो इन 9 सालों में बीजेपी ने कई रिफॉर्म्स, इनिशिएटिव्स और ड्रास्टिक स्टेप्स लिए, पर उनकी कुछ पॉलिसीज यहाँ वर्थ मेंशनिंग है। तो दोस्तों, आइए अब एक नजर डालते हैं उन मेजर इनिशिएटिव्स पर। सबसे पहला स्टेप था ई गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया, जिसके अंदर कई सारे ई इंफ्रास्ट्रक्चर और ई सर्विसेज बिल्ड की गई। कैशलेस इकोनॉमी को एनकरेज करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई डेवलप किया गया, जो आज वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा ही प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग को भी क्रिएट किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव ये बताया गया कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की एज में इंडिया को एक लिबरल थिंक टैंक की जरूरत है, ना कि एक सोवियत तरह की कंट्रोलिंग बॉडी के। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड को रिड्यूस करने के लिए बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और सुकन्या समृद्धि जैसी वेलफेयर स्कीम्स भी मोदी गवर्नमेंट द्वारा ही लॉन्च की गई। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन योजना, आइडेंटिटी मैपिंग के लिए आधार एक्ट, हेल्थ के फील्ड में नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी NHP, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कई मेजर प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी के टेन्योर में एक धब्बा भी है, जिसे हम डिमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। दिसंबर 2016 में जब इंडियन करेंसी के 500 और 1000 के नोट्स का डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया, तब कॉमन लोगों को बहुत ही हार्डशिप झेलनी पड़ी और गवर्नमेंट के इस डिसीजन का क्रिटिसिज्म आज भी लोगों के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों, चलते हैं पीएम मोदी के सेकेंड टेन्योर की ओर। 2019 में हुए लोकसभा इलेक्शंस में एनडीए फिर एक बार मेजॉरिटी वोट्स के साथ पावर में आई और इस बार फिर नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चुने गए। अपने सेकेंड टेन्योर में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कई सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव डिसीजन लिए और उसमें अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है। इस आर्टिकल के अब्रोगेशन से कश्मीर का स्पेशल स्टेटस अबॉलिश किया गया और इसे एक यूटी डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, वैसे तो इस मूव को लोगों ने काफी अपलॉड किया, पर कुछ नेशंस इससे खुश नहीं थे। किंतु फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर को इंटरनल मैटर बताते हुए किसी को इंटरवीन करने नहीं दिया और नेसेसरी स्टेप्स लेते हुए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, जिसके बाद से इस रीजन में काफी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के इसी टेन्योर में इंडिया की तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी लॉन्च की गई, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के सेकेंड टेन्योर में आते ही देश और वर्ल्ड को 2020 में कोविड-19 जैसी हॉरिफाइंग पैंडेमिक का सामना करना पड़ा, जो कि इंडिया जैसी वास्ट पॉपुलेशन वाले देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने इस पैंडेमिक से निपटने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें आत्मनिर्भर भारत मिशन और इंडिजिनियस वैक्सीन डेवलपमेंट एक्सेट्रा कुछ मेजर इनिशिएटिव्स हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में गवर्नमेंट ने हर एस्पेक्ट में टाइमली स्टेप्स लेते हुए कोविड को बखूबी कंटेन किया है, जिसे पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, कोविड के उस चैलेंजिंग समय में जब डेवलप्ड नेशन सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे, तब इंडिया ने सर्वे संतु निरामया के प्रिंसिपल पर चलते हुए न सिर्फ अपने सिटीजन्स का ध्यान रखा, बल्कि और गरीब एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे ब्राजील, श्रीलंका, ईरान और नेपाल जैसे अनेक देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर उनकी हेल्प की। इंडिया के इन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को देखते हुए आज इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल नेशन माना जाता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी का एक परफेक्ट टेस्टामेंट है। तो दोस्तों, ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की, और दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।